तो बहुत बहुत राम 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 सर। भाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमस्ते। संडे है, ऑर्गेनन डे है आज। जी। और डेट हो गई है डॉक्टर अमितपाल भाई अपना 8 नवंबर है ना। 9 नवंबर। 9 नवंबर नौ। 2025। राम राम सर। राम राम बेटा। राम राम सर। राम राम जी। जी। आवाज आ रही है मंजू? जी सर, वो हाँ। अमित सर है, उनको भी ओके, बोल अच्छा रहे हैं। अच्छा, राम। ओके ओके। राम राम कर हाँ। रही हैं भाई अमित। राम तो राम। हाँ, तो हम पेज नंबर 28 पे कंटेंट में देखेंगे पहले। 210 से 230 में हमारा डिस्कशन चल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ द सो कॉल्ड मेंटल और इमोशनल डिजीजेज। जी। हैनीमैन साहब इस ग्रुप में बता रहे हैं कि जो मेंटल और इमोशनल डिजीज होते हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए, और इस क्रम में बढ़ते हुए हम आज हैं एफोरिज्म नंबर 228 पर। तो इस ग्रुप में 3 एफोरिज्म रह रहे हैं अब, 228, 229, 230। फिर ये हमारा ग्रुप पूरा हो जाएगा दोस्त। तो अब हम जी। 228 को पढ़ते हैं। 228 में एनीमैन साहब कह रहे हैं, इन मेंटल एंड इमोशनल डिजीजेज रिजल्टिंग फ्रॉम कॉर्पोरियल मेलेडीज which can only be cured by homeopathic antipsychotic medicine conjoined with carefully regulated mode of life and appropriate psychical behavior towards the patient on the part of those about him and of the physician must be scrupulously observed by way of an auxiliary mental regimen। बहुत ही हम्म। अच्छी बात कही है हेनमैन साहब ने यहाँ। हेनमैन साहब कह रहे हैं कि ये जो मेंटल और इमोशनल डिजीज जो कॉर्पोरियल मेलेडीज का परिणाम होते हैं, या कॉर्पोरियल मेलेडीज के की वजह से मेंटल और इमोशनल डिजीज जो आ जाते हैं किसी भी व्यक्ति में, जो केवल और केवल क्योर ओनली कहा अमितपाल भाई, कैन ओनली हम्म। शब्दों पे समझा जाए वहीं का वहीं। कह रहे हैं विच जी। कैन ओनली बी क्योर्ड, जो हम्म। केवल और केवल क्योर भी हो सकते हैं किसके द्वारा, होम्योपैथिक एंटीसोरिक मेडिसिन के द्वारा। लेकिन साथ में एंटीसोरिक मेडिसिन के साथ में कंजॉइंट का मतलब साथ ही हो, बात हो, साथ ही जुड़े, हम्म। केयरफुली रेगुलेटेड मोड ऑफ लाइफ हो उनका, हम्म। कोई उठा पटक ना हो उनके जीवन में, मोड ऑफ लिविंग हम्म। उनका हारमोनियस होना चाहिए, हम्म। और अप्रोप्रिएट साइकिकल बिहेवियर भी होना चाहिए पेशेंट के प्रति, जो उसके आसपास रहते हैं उनका और फिजिशियन का भी। हम्म। और उसके बिहेवियर को बड़े सावधानी के तरीके से उसको ऑब्जर्व करें, और ऐसे ही उससे बिहेवियर करें हम्म। बाय वे ऑफ एन ऑक्सिलरी मेंटल रेजिमेन। और हम्म। इस तरह से ये ऑक्सिलरी मेंटल रेजिमेन के अंतर्गत आएगी ये चीज। आपने मुझे हम्म। एक बार बताया था मितपाल, मुझे याद है, आपने जब ये पढ़ा था तो आपने क्लिनिक पे इसको एकदम अप्लाई करा था। आपने बताया भैया कोई एक ऐसे पेशेंट मेरे पास आया था मेंटल, मैंने उसके परिवार वालों को भी ये हिदायत हम्म। दी थी कि इसके साथ कैसे बिहेवियर करना है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये एक डाइट एंड रेजिमेन के तहत ऐसे पेशेंट को अब बताएंगे कैसे कैसे हम्म। मैनेज करना है, ऐसे पेशेंट को कैसे हमें बिहेवियर पे ध्यान देना है एज ए फिजिशियन, और कैसे हमें उनके अटेंडेंट्स को बताना है कि भाई कैसा बिहेवियर इसके साथ रखें आप अपना। हम्म। कह रहे हैं कि टू टू फ्यूरियस मेनिया वी मस्ट अपोज काम इंट्रपिडिटी एंड कूल। हम्म। यदि सामने कोई फ्यूरियस मेनिया वाला पेशेंट आपके सामने आ गया, बहुत ही भड़का हुआ, जी। तो हम उसको अपोज करें शांत तरीके से, हम्म। इंटरपिडिटी के साथ, हम्म। हम्म। और कूलनेस के साथ। हम्म। सॉरी वो, ठीक है जी, कूलनेस के साथ। और इंटरप्रिडिटी एक बार देख लो विजपाल भाई, इंटरप्रिडिटी, हाँ, फियरलेसनेस के साथ, करेज के साथ। इंटरप्रिडिटी का मतलब आप डरे नहीं, शांत रहें हम्म। हम्म। और काम रहें। बिल्कुल। फर्म रिजोल्यूशन
आपका हो, आप दृढ़ संकल्पी हो, वहां वो कितना ही शोर मचाए कैसे करे, आप विचलित ना हो, धैर्य बनाए रखें, निडरता दिखाएं उसके सामने। आप डरे तो वो आपको भाप लेगा, वो और ज्यादा वो करेगा। डैशला करें टू डॉलफुल क्वेरलस लेमेंटेशन ए म्यूट डिस्प्ले ऑफ कमिशरेशन इन लुक एंड जेस्चर। ये दूसरा मैनेजमेंट बताया। कह रहे यदि कोई बंदा डॉफुल है, डॉफुल का मतलब उदास है, सामने वाला पेशेंट आ रहा मातम मतलब मातमी है, उदास है बिल्कुल, और क्वेरलस है लेमेंटेशन में, अपने आप में एक चिड़चिड़ा झगड़े से करके अपना रोना सा रो रहा है उदासी का, तो वहां पे फिजिशियन को म्यूट डिस्प्ले होना चाहिए। म्यूट डिस्प्ले ऑफ कमिशरेशन, उसकी हमदर्दी तो हो लेकिन वो ओपन ना हो ऐसे आदमी के साथ, वो म्यूट रह करके अपनी हमदर्दी अपने जेस्चर के माध्यम से उसकी तरफ को देखने के क्रम में उसको वो एक तरह से हमदर्दी दिखाए। हमदर्दी जो प्रकट करे वो ओपन ना करे, बिल्कुल उसकी आंखों में जेस्चर में दिखना चाहिए, फिजिशियन के भी या उसके अटेंडेंट्स के भी, अगर सामने वाला कोई डॉलफुल क्वेरलस लेमेंटेशन वाली स्टेट में है तो। तीसरा एग्जाम्पल करें टू सेंसलेस चैटरिंग, अगर कोई सेंसलेस चैटर चैटर करता जा रहा, बक बक करता जा रहा कोई पेशेंट, कह रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं ए साइलेंस नॉट होली इनअटेंटिव। यहां साइलेंस बनता है लेकिन पूरी तरह से इनअटेंटिव ना हो जाए, अटेंटिव तो रहे वहां लेकिन साइलेंस रहे, बिल्कुल नॉट होली इट इनअटेंटिव, पूरी तरह से नजरअंदाज ना करें लेकिन साइलेंट रहें बिल्कुल, जो अपनी बात कहे जा रहा कहे जा रहा कहे जा रहा उससे। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं टू डिसगस्टिंग एंड एबोमिनेबल कंडक्ट एंड टू कन्वर्सेशन ऑफ ए सिमिलर कैरेक्टर टोटल इन अटेंशन। और यदि सामने वाला पेशेंट आपके सामने ऐसी हरकत कर रहा, डिसगस्टिंग, एक घिनौना कृत कर रहा, कपड़े उतार दिए, आपके सामने नग्न हो गया, या आपको सामने बहुत ही गंदी टॉक कर रहा है, शब्द बहुत गंदे, कन्वर्सेशन में बहुत भद्दे अशोभनीय शब्दों को यूज कर रहा है, तो वहां आप उसके प्रति टोटल इन अटेंशन में हो जाएं। तो इस तरह से ये बताया कि कैसा केस होगा, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे आप वहां उसको डील करेंगे। आगे कह रहे हाँ भैया अमित, मतलब हैनीमैन साहब का विजन देखो आप, मतलब कुछ नहीं छोड़ रहे, मतलब एक एक क्वेरी जो कभी एक बच्चे की होती है, एक फिजिशियन की होती है, उस हर क्वेरी का जवाब हाँ दे रहे हैं इधर। उन्हें पता था कि क्या क्या सिचुएशंस आएंगी। डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर प्रतीच, डॉक्टर से आ गए भाई लोग, तो भाई अमित उन्हें पता था कि क्या क्या, बेसिकली पता क्या, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये उनका व्यवहारिक, उनका जिया हुआ एक्सपीरियंस है ऑर्गेनन, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनकी व्यवहारिक नॉलेज है, उन्होंने जो जिया, उन्होंने प्रैक्टिस को जो महसूस किया। तीन तरह के वो होते हैं दोस्त, मैं ही पॉइंट रख देता हूं। एक तो होता है पढ़ना शब्दार्थ, शब्दार्थ का मतलब वर्ड मीनिंग पढ़ लिया आप, कहीं लाइनें लिखी हैं, आप उनका अर्थ समझ गए, इसको कहते हैं शब्दार्थ। एक होता भावार्थ, फिर उसी लाइन का भाव आपको समझ में आ रहा, भावनात्मक रूप से आप जुड़ के उससे समझ गए। और तीसरा होता है रहस्यार्थ। रहस्यार्थ तो आएगा ही तब दीपशिखा, डॉक्टर अमित भाई डॉक्टर से, जब उसे आप अपने जीवन में 100% के लगभग अपने उतार ही लो। तो ये शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ तीन वर्ड हैं, तो हैनीमैन साहब का इसमें भावार्थ प्लस रहस्यार्थ वाला डिस्कशन है। और इसकी एक बहुत बड़ी वो ये भी है जरूरत कि रहस्यार्थ शब्दार्थियों को समझ में नहीं आएगा। दीपशिखा, जो बंदा अभी शब्दार्थ के लेवल पे है, अभी ना तो भावार्थ में उतरा, और
रहस्यार्थ बेसिकली आपको अनुभव होगा, आपको वर्बली नहीं सिखाया जा सकता। भावार्थ और रहस्यार्थ आपको ऐसा होना होगा उसे महसूस करने के लिए। इसलिए डॉक्टर दीदार सर भी बोलते हैं कि इसको आत्मसात करो, जो आप सुन रहे हो उसे समझो गुणों और उसे आत्मसात करो। तो ऑर्गनन बेसिकली हमें आत्मसात करनी है, तभी हमारी प्रैक्टिस में ये हमें बहुत ही अच्छी मदद करने वाली है। तो ये सब्जेक्ट भी आत्मसात करने वाला ही है। ये हो गया, गीता हो गई, रामायण हो गई, कुरान हो गई, बाइबल हो गई, ये सब आत्मसात करने वाले सब्जेक्ट हैं भाई। इनको वर्ड मीनिंग हम पढ़ के अच्छे से बातों को यूज करके चर्चा में उतना लाभ नहीं हो पाएगा जितना हम इनको अपने अंदर उतार लेंगे, जैसे आपने अपने केस में वहां तुरंत उतारा। और अब हम लोग अक्सर बोलते हैं दीपशिखा के जो सुनो उसको तुरंत अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करने करो, कोशिश डेली का डेली। जी जी। तो ये उस लेवल का है भाई लिटरेचर ये टॉपिक। तो आगे कह रहे हैं निमैन साहब के वी मस्ट मियरली एंडेवर टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन एंड इंजरी ऑफ सराउंडिंग्स ऑब्जेक्ट without reproaching the patient for his acts, and everything must be arranged in such a way that the necessity for any corporeal punishments and tortures whatever may be avoided। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, जबकि ये एलोपैथी के बिल्कुल उल्टा है। वो हाथ बांध देते हैं, मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ऐसा। जबकि यहाँ एनिमल साहब क्या कह रहे हैं, we must merely endeavor to prevent the destruction and injury of surrounding objects। अगर मान लो इंजरी या सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स में कोई डिस्ट्रक्शन अगर हो गया, हम उसको प्रयास करें रोकने का, बिना रिप्रोचिंग करे पेशेंट को उसके उस कृत के लिए। मान लो किसी ने कोई तोड़ दी कोई चीज, मेनिया में आकर के, पागलपन में आकर के, इंसैनिटी में, या आपको मार दिया, चोट पहुंचा दिया आपको, तो उसको हम बिना उसको रिप्रोच करें, उसको मैनेज करें, उसको प्रिवेंट करें। और कह रहे हैं साथ में कुछ ऐसे अरेंज करें हर चीज को कि हमें कम से कम जरूरत पड़े उसे कॉर्पोरियल पनिशमेंट की, शारीरिक रूप से उसको सजा देने का, कम से कम ही टॉर्चर करने का जरूरत पड़े। तो हम उसे अवॉइड करें जितना हो सके, या बल्कि अवॉइड करें। कॉर्पोरियल पनिशमेंट और टॉर्चर नहीं बनता है इनके लिए। और टॉर्चर के ऊपर भाई 125 फुटनोट दे रखा है, इसको यहीं का ही निपटाएंगे। कह रहे हैं 125 फुटनोट में टॉर्चर को लेकर के, इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू मार्वेल एट द हार्ड हार्टेडनेस एंड इनडिस्क्रिशन ऑफ द मेडिकल मैन in many establishments for patients of this kind। मार्वल का मतलब एक अनोखी, एक वंडर। इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू मार्वल एट द हार्ड हार्टेडनेस एंड इनडिस्क्रिशन ऑफ द मेडिकल मैन इन मैनी एस्टेब्लिशमेंट्स फॉर पेशेंट ऑफ दिस काइंड। ये कोई अनोखी बात नहीं है, या ऐसा होना पाना असंभव सा नहीं है कि वहां हार्ड हार्टेडनेस और इनडिस्क्रिशन, उल्टा भाव है। कह रहे हैं जितने भी मैनी एस्टेब्लिशमेंट हैं इस तरह के पेशेंट के लिए, वहां पर ये बड़ी कॉमन है, हार्ड हार्टेडनेस, इनडिस्क्रिशन, ऐसा भाव आ रहा है। हु विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ट्रू एंड ओनली एफिकेशियस मोड ऑफ क्योरिंग सच डिजीज which is by homeopathic medicinal bracket में antisoric means content themselves with torturing these most pitiable of all human beings with the most violent blows and other painful torment। शब्दों को अगर उसी तरह से महसूस करोगे ना तो अंदर से हिल जाएंगे हम लोग। कह रहे हैं भाई बात ऐसी है, ये जो हार्ड हार्टेडनेस है, ये जो इनडिस्क्रिशन है, उन लोगों के लिए कह रहे हैं, जो उनके ऐसे पेशेंट के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट करी गई है संस्थाएं या
हॉस्पिटल्स कह लो, कह रहे वो इस बात का तो प्रयास करते नहीं कि क्या वास्तविक क्या मोड ऑफ क्योरिंग है ऐसे मरीजों का, ऐसे डिजीज का, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिनल एंटीसोरिक माध्यम से होता है। तो वो भाई अपने आप को कंटेंट करते हैं केवल और केवल इन तरीकों के माध्यम से। कह रहे हैं कंटेंट देमसेल्फ विद टॉर्चरिंग दीज मोस्ट पिटिएबल ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स विद द मोस्ट वायलेंट ब्लोज एंड अदर पेनफुल टॉर्मेंट। वो अपने आप को, देखो इलाज तो उनके पास है नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, टॉर्चर करके, इलेक्ट्रिक शॉक लगा करके, बांध के, मार के, डरा के, दहशत बैठा के, इनको जो कि मोस्ट पिटिएबल ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैं, सिर्फ सिखा ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जिन पे सबसे ज्यादा दया दिखानी है, सबसे ज्यादा जो दयनीय है, जिनके प्रति सबसे ज्यादा दया आनी चाहिए, ऐसे लोगों को मोस्ट वायलेंट ब्लोज देते हैं, मतलब चोट पहुंचाते हैं, मारते हैं और पेनफुल टॉर्मेंट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्योर करने का तरीका है नहीं इस डिजीज को, तो ये अपने आप को कंटेंट कर लेते हैं इन तरीकों से, बस संतुष्ट कर लेते हैं कि भाई हमने ऐसे ऐसे रूम बना रखे हैं। और भैया इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे बेजान कर देते हैं, उस पर उग्रता खत्म हो जाती है, कहते देख आ गया ना आराम। कह रहे हैं बाय दिस अनकॉन्शियस एंड रिवोल्टिंग प्रोसीजर दे डिबेस themselves beneath the level of the trunkies in a house of correction। अपने इस अनकॉन्शियस और रिवोल्टिंग प्रोसीजर को करने के कारण या करते हुए ये अपने आप को उनसे भी नीचे ले जाते हैं, अपना लेवल उनसे भी नीचे गिरा देते हैं, जो कि लेवल ऑफ द ट्रंकीज इन ए हाउस ऑफ करेक्शन। जो करेक्शन हाउस में, यानी कि जो ये ट्रंकीज का मतलब होता है जेलर, वन हु हैज चार्जेस ऑफ ए गार्ड पर प्रिजन्स की, जो जो वो नहीं होते कैदियों के ऊपर करेक्शन हाउस में जो जेलर टाइप के होते हैं, वो डंडा हाथ में रखते हैं, वो आप देखोगे वो टॉर्चर करते हैं कैदियों को उन्हें शांत रखने के लिए। कह रहे हैं ये तो भाई उनसे भी नीचे लेवल ले आते हैं इन तरीकों को करने की वजह के कारण। फॉर द लेटर इन्फ्लिक्ट सच चैस्टिसमेंट एज द ड्यूटी डिवॉल्विंग ऑन देयर ऑफिस एंड ऑन क्रिमिनल्स ओनली, whilst the former appear from a humiliating consciousness of their uselessness as physicians। कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं। उनकी तो चलो ये ड्यूटी है, उन ट्रंकीज की तो चलो ये ड्यूटी है क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए, एक ऑफिशियल ड्यूटी है भाई उनको तो थोड़ा सा पनिशमेंट देना, लेकिन ये भाई तो अपनी कॉन्शियसनेस को ह्यूमिलिएट करते हुए अपनी यूजलेसनेस को छुपाते हुए एक तरह से एज ए फिजिशियन इस काम को करते हैं। मतलब फिजिशियन का काम ये थोड़ी है, चलो वो उनका तो वो काम है, तो ये तो उनसे भी नीचे लेवल इनका आ गया, क्योंकि फिजिशियन का तो कर्तव्य ही नहीं है। कह ले ओनली टू वेंट देयर स्पाइट एट द सपोज इनक्योरेबिलिटी ऑफ मेंटल डिजीजेस इन हार्शनेस टुवर्ड्स द पिटिएबल innocent sufferers, for they are too ignorant to be of any use and too indolent to adopt a judicious mode of treatment। और ये वेंट का मतलब होता है निकालना, ओनली ये निकलना एक तरह से, ओनली टू वेंट देयर स्पाइट, स्पाइट का मतलब होता है दुर्भावना, एट द सपोज्ड इनक्योरेबिलिटी। हाँ, वेंट का मतलब निकालना, कहते हैं ना अपना गुस्सा निकालना, अपनी भड़ास निकालना। और ये केवल ये ऐसा करने के पीछे इनका एक भाव है कि ये अपनी भड़ास निकालते हैं, अपनी दुर्भावना वाली, कि ये जो है इनक्योरेबिलिटी ऑफ मेंटल डिजीज जो है इनके यहाँ, संभवतः ये उसकी भड़ास एक तरह से मरीज पे निकाल रहे हो, ऐसा लगता है। इन हार्शनेस के तहत
किसको लेके? पिटिएबल इनोसेंट सफरर्स के लिए। तो एक तरह का अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपनी भड़ास निकाल रहे हो जैसे उन पिटिएबल इनोसेंट सफरर्स। फॉर दे आर टू इग्नोरेंट टू बी ऑफ एनी यूज एंड टू इंडोलेंट टू अडॉप्ट ए जुडिशियस मोड ऑफ ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा अनभिज्ञ हैं दीपशिखा, और बहुत ज्यादा इंडोलेंट भी हैं। ठीक है, एक तो ये जानते नहीं और ऊपर से मानते भी नहीं। मानो तो सही, पढ़ो तो सही। एक तो इग्नोरेंट बहुत ज्यादा है और टू इंडोलेंट भी हैं। टू इंडोलेंट का मतलब है कुछ जुडिशियस मोड ऑफ ट्रीटमेंट को खोजो तो सही, उधर भी कदम नहीं बढ़ा रहे, बस नए नए टॉर्चर रूम एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। तो यहाँ हैनीमैन साहब ने कहा कि ये और इनका बड़ा दुर्भाग्य है कि ये बहुत इग्नोरेंट भी हैं और टू मच इंडोलेंट भी हैं। किसके लिए? अडॉप्ट करने के लिए जुडिशियस मोड ऑफ ट्रीटमेंट को। और जुडिशियस मोड ऑफ ट्रीटमेंट है होम्योपैथी, और होम्योपैथी को ये बिल्कुल देखने में इंटरेस्ट रखते नहीं। तो ये था टॉर्चर का ऊपर, वाट एवर मे बी अवॉइडेड, उसको जब के कह रहे हैं हैनीमैन साहब उसको अवॉइड करना चाहिए। कह रहे आगे कह रहे हैं दिस इज सो मच द मोर इजीली अफेक्टेड बिकॉज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन द ओनली सर्कमस्टांस इन विच द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्शन का मतलब जोर जबरदस्ती could be justified, or this is so much the more easily affected because in the administration of the medicine this is so much the more easily affected because in the administration of the medicine मेडिसिन को देना एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत इजीली अफेक्टेड है। बॉस ये दिस इज सो मच, या फिर कहिए कि मेडिसिन तो ये दे नहीं पाते तो ये इनके लिए आसान है टॉर्चर करना, ऐसा नहीं। तो निकल आए हैनीमैन साहब वहां से, तो कह रहे हैं दिस इज सो मच द मोर इजीली अफेक्टेड, ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन के आप ना, हाँ आप टॉर्चर से को अवॉइड कर सकते हो, पनिशमेंट को, कॉर्पोरियल पनिशमेंट को अवॉइड कर सकते हो। और ये इसलिए आसान है कि ये बड़ी आसानी से ये हो सकता है दवाई के एडमिनिस्ट्रेशन करने के माध्यम से कि आपको टॉर्चर ना करना पड़े। जी हाँ, फिर आगे नई बात शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि द ओनली सर्कमस्टांस इन विच द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्सन कुड बी जस्टिफाइड, कुछ सर्कमस्टांस है केवल जहां पर कोर्सन को जोर जबरदस्ती करना जस्टिफाइड ठहराया जा सकता है। कुछ एक सर्कमस्टांस हो सकते हैं ऐसे। कह रहे इन द होम्योपैथिक सिस्टम द स्मॉल डोजेज ऑफ द अप्रोप्रिएट मेडिसिन नेवर ऑफेंड द टेस्ट एंड मे कंसिक्वेंटली बी गिवन टू द पेशेंट विदाउट हिज नॉलेज इन हिज ड्रिंक सो दैट ऑल कंपल्सन इज अननेसेसरी। तो हैनीमैन साहब होम्योपैथी को लेकर करेंगे, होम्योपैथिक सिस्टम में तो स्मॉल डोज को जो इसके लिए अप्रोप्रिएट होती है कभी भी वो ना तो ऑफेंड करती ना उसका कोई टेस्ट कड़वा होता, और नेवर ऑफेंड द टेस्ट, ना तो टेस्ट बुरा होता, और मे कंसिक्वेंटली बी गिवन द पेशेंट विदाउट हिज नॉलेज, और पेशेंट को बिना बताए उसकी नॉलेज के बिना उसकी ड्रिंक में भी दे सकते हैं। तो इस तरह के कंपल्सन करना, जबरदस्ती करना, मारना, पनिशमेंट देना वो अननेसेसरी है। तो यह दोनों का तुलनात्मक एक तरह से उन्होंने यहाँ एक भाव दे दिया कि होम्योपैथी किस तरह से कर सकती है, कर सकते हैं, और उन्हें जोर जबरदस्ती क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि वो क्योर कर नहीं पाते, और जो कि बिल्कुल अनजस्टिफाइड है और अननेसेसरी है। किसी का कुछ पॉइंट है यहाँ? कोई पॉइंट रखेगा? किसी के मन की कोई बात? चलें आगे। हेलो जी। तो आगे चलने के लिए भी तो बार पूछना पड़ रहा है मेरे को, कह तो दो कम से कम। हाँ चलो अजय भाई, और लोग है ना वैसे? चलो हाँ जी। चलो खैर, नेक्स्ट एफोरिज्म है 229, 229 कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड कंट्राडिक्शन
eager explanations, rude corrections, and invectives, as also weak, timorous, yielding, are quite out of place with such patients. They are equally pernicious mode of treating mental and emotional maladies. दूसरी तरफ, एक तरफ तो होम्योपैथी की बात कर रहे थे एनिमैन साहब, कह रहे हैं दूसरी तरफ ये जो कंट्राडिक्शन है, ये जो ईगर एक्सप्लेनेशंस हैं, रूड करेक्शंस हैं, इन्वेक्टिव्स हैं, फटकार, इन्वेक्टिव्स में फटकार लगाना है, एज आल्सो वीक, टाइमोरस, इल्डिंग आर क्वाइट आउट ऑफ प्लेस विद सच पेशेंट्स. तो इस तरह के पेशेंट से ये जो है आउट ऑफ प्लेस, क्वाइट आउट ऑफ प्लेस विद सच ए पेशेंट, इन पेशेंट से दूर रखा जाए उनको. आल्सो वीक, टाइमोरस, इल्डिंग, एक तरह से दोनों भाव दिखा रहे हैं. कंट्राडिक्शन करना उनको, ईगर एक्सप्लेनेशन देना उनको, रूड करेक्शन करना पेशेंट को, उनको फटकार लगाना. एज आल्सो वीक, वीक भी नहीं पड़ना, डरपोक भी नहीं होना, इल्डिंग भी नहीं होना. आर क्वाइट आउट ऑफ प्लेस ऑफ विद सच पेशेंट, इन पेशेंट से ये सब चीजें दूर रखें. दे आर इक्वली परनीशियस मोड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल एंड इमोशनल मेलेडीज. और इस तरह का हरकत करनी ऐसे पेशेंट के साथ, ये डराना, कमजोर करना, ये पेशेंट का भी हो सकता है, खुद तो नहीं डरेगा, उनको कमजोर करना, टाइमोरस, इल्डिंग करते रहना और फटकार लगाना, ये सब ये इक्वली परनीशियस मोड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल एंड इमोशनल मेलेडीज के लिए होते हैं. ये वहां आएगा डॉक्टर दीपशिका, मान लो कोई बच्चा थोड़ा सा है या कोई मेल या फीमेल मेंटली डिस्टर्ब है, तो आप उसको झिड़कते रहो, उसको आप ओवर रूल्ड करते रहो, बैठ जा, उसे देख वो आ जाएगा, भूत आ जाएगा, देखिए आ जाएगा, वो अपनी चीज को नहीं बता पा रहा है, तो ये भी कह रहे हैं इक्वली परनीशियस मोड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल एंड इमोशनल मेलेडीज में आते हैं. बट सच पेशेंट्स आर मोस्ट ऑफ ऑल exasperated and their complaint aggravated by contumely, fraud and deception that they can detect. बल्कि क्या होता है ऐसे पेशेंट, जब ऐसे हरकत करोगे ऐसे पेशेंट के साथ, ऐसा मोड ऑफ ट्रीटमेंट या मोड ऑफ बिहेवियर करोगे, अरे पेशेंट आर मोस्ट ऑफ ऑल, वो हताश हो जाएगा पेशेंट ऐसे एक्ट से, अपनी कंप्लेंट उसकी बढ़ जाएंगी, इंसोलेंट हो जाएगा, कंट्यूमली का मतलब इंसोलेंट, फ्रॉड हो जाएगा, डिसेप्शन में पहुंच जाएगा, दैट दे कैन डिटेक्ट. जब वो इसको डिटेक्ट कर लेंगे, अच्छा पेशेंट को पता चल जाएगा मेरे साथ ऐसा हो रहा, तो वो और ज्यादा इंसोलेंट हो जाएगा. अच्छा, पता चलेगा ऐसा डिसेप्शन हो तुम रहा, तो मेरे को बेवकूफ बना रहे थे, अब तो मैं सुनूंगा ही नहीं. हाँ, तो इसका मतलब ओपन ट्रूथ होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, उन्हें बताया, उनके प्रति एक तरह से कोई वो नहीं होना चाहिए, धोखाबाजी, कनिंग डिसेप्शन नहीं होना चाहिए. उनको गुस्सा करना है, ना ही उनको ये दिखाना है कि मतलब जैसे कि उनकी बात में सच्चाई नहीं है, या किसी तरीके से उसको एकदम से बहुत ज्यादा हम मान रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है. एक नॉर्मल बिलीव की. हाँ, क्योंकि अगर उन्हें लगा कि ये तो मुझे मनाने के लिए, या मतलब कुल मिला के उन्हें ऐसा लगा ना कि मेरे को मैनिपुलेट किया कर रहा था सामने वाला फिजिशियन या अटेंडेंट, तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा मरीज, वो समझ लो. तो इसलिए सीधे सीधे लो. आगे कह रहे हैं इटैलिक्स में, कह रहे हैं द फिजिशियन एंड कीपर मस्ट ऑलवेज प्रिटेंड टू बिलीव देम टू बी पजेस्ड ऑफ रीजन. हाँ, यहाँ इसमें बता दिया कि फिजिशियन को और जो उनको रख रखाव रखते हैं, उनको हमेशा उन्हें ऐसा विश्वास दिखाना चाहिए, उनका विश्वास हासिल करना चाहिए ऐसे मरीजों का, ऐसा मरीज विश्वास बन जाए फिजिशियन पे कि वो उनको, ये किसी न किसी के पीछे कोई कारण है, कोई रीजन है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं मेरे से. पेशेंट को विश्वास में लेना होगा, इस पेशेंट को का विश्वास प्राप्त करना होगा फिजिशियन को और उस पर रख रखने वाले को भी.
करें all kinds of external disturbing influences on their senses and disposition should be if possible removed. जितने भी एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस हैं, एक्साइटमेंट वाली मूवी देखना, एक्साइटमेंट वाला एटमॉस्फेयर, कहीं कोई एक्साइटिंग पैशन वाली चीज, कोई ऐसी बुक पढ़ने को लेकर के, टीवी देखने को लेकर के, खाने को लेकर के, जितने भी एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस हैं उनकी सेंसेस को लेकर के, उनके डिस्पोजिशन के प्रति उन्हें संभवतः रिमूव किया जाए, जो उन्हें उग्रता में लाएंगे, जो एक्साइटेड कर देंगे. देयर आर नो अम्यूजमेंट फॉर देयर क्लाउडेड स्पिरिट, नो सैल्यूटरी डिस्ट्रैक्शंस, नो मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये हैं वो सारे जिनको दूर रखा जाए. नो सूदिंग इफेक्ट फ्रॉम कन्वर्सेशन, बुक्स और अदर थिंग्स for the soul that pins or freed in the chains of the diseased body. No invigoration for it, but the cure. Okay, तो ये सब चीजों को, जैसे कि कोई ऐसा अम्यूजमेंट में मत ले जाओ जो उनकी मति को क्लाउडेड कर दे, मति भ्रम में कंफ्यूज सा कर दे. हम होते हैं ना कई बार. है बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं? बस ऐसा लग रहा है कि ये बोल रहे हैं कि ये जो एकदम अच्छा, डिजीज में जकड़ी आत्मा है, इनके लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनके लिए उनकी क्लाउडेड स्पिरिट के लिए कोई अम्यूजमेंट, कहते हैं ना, उधर तो वो परेशान है और आप जो है अम्यूजमेंट ला रहे हो उसके सामने कुछ तरह तरह, इसका कोई फायदा नहीं है. एक्सेप्ट कोई भी चीज इनका हौसला नहीं बढ़ा सकती, कोई भी चीज इनको इस दुखी आत्मा को ठीक नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ क्योर के अलावा. हाँ, बस क्योर करना ध्यान में होना चाहिए, ना कि उनको अम्यूज करना, ना कि उनको कन्वर्सेशन के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, है ना. बिल्कुल. तो आगे इसमें कह रहे हैं सॉल दैट पाइंस का मतलब चिड़ी हुई सोल, फ्रेट्स का मतलब झल्लाई हुई, या कहिए कि दैट पिंस और फ्रेट्स इन द चेन्स ऑफ डिजीज बॉडी. तो बल्कि ये तरीकों से भाव ये आ रहा है कि ये उसकी बॉडी को चिड़चिड़ेपन में ले जाएंगे, झल्लाहट में ले जाएंगे, और भाई ना कोई हौसला बढ़ाने से काम चलेगा. आप सही कह रही हैं, काम केवल एक बात से चलेगा, क्योर करने से इन लोगों को. अच्छा, करें इट इज ओनली व्हेन द बॉडीली हेल्थ इज चेंज फॉर द बेटर दैट ट्रैंक्विलिटी एंड कंफर्ट अगेन बीम अपॉन देयर माइंड. ये तो जो चीजें हैं, जब एक तरह से जब वो बॉडीली हेल्दी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ट्रैंक्विलिटी में आ जाएगा, कंफर्ट में आ जाएगा फिर से, तो ये जो बीम है उनके माइंड पे तब पड़ेगी, है जी. उनके समझ में भी तो तभी आएगा. कई बार नहीं होता कि कोई बच्चा परेशान है और आप उसे तरह तरह से प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो झल्ला जाता, आपको दूर कर देता हाथ से, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा उस समय वो अम्यूजमेंट, वो आपका दुलार, वो आपका जो भी, वो तो भाई क्योर चाहता है. 126 फुटनोट भी है, इसको करेंगे यहीं. कह रहे हैं कि द ट्रीटमेंट ऑफ द वायलेंट, इंसेन, मैनियक एंड मेलंकोलिक कैन टेक्स प्लेस ओनली इन एन इंस्टीट्यूशन स्पेशली अरेंज्ड फॉर देयर ट्रीटमेंट बट नॉट विद इन द फैमिली सर्कल ऑफ द पेशेंट. हैनीमैन साहब ने एक भाव ये दिया था कि इनको फैमिली सर्कल में ना रखा जाए. ट्रीटमेंट जो है ऐसे वायलेंट, इंसेन, मैनियक और मेलंकोलिक का किया जा सकता है केवल ऐसे स्थान पर, ऐसे जो उसको इंस्टीट्यूट किया गया हो, स्पेशली अरेंज किया गया हो उसके ट्रीटमेंट के लिए, बट नॉट विद इन द फैमिली सर्कल ऑफ द पेशेंट. इनके विद इन द फैमिली सर्कल पेशेंट के नहीं इस तरह को इन्हें ट्रीट किया जाता. इनको एक खास माहौल बना करके जो एक कोई जगह इंस्टीट्यूट की जाती है, वहां पर इनको स्पेशली अरेंज करके वहां पे ट्रीट किया जाता है. हर जगह नहीं कर सकते, और वहां इसलिए करा जाता है, वहां उनके अकॉर्डिंग सर्कमस्टांस पैदा करके रखना होता है दीपशिका ना, जो उनको भड़काए नहीं, उनको में ना ले जाए. तो लास्ट वाला राजा लहरा, ये 230 पूरा ही हो जाएगा ये ग्रुप, तो मैं मन है इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है. 230 इसके ग्रुप का लास्ट है, तो ये पूरा हो जाएगा. कह रहे हैं इफ द एंटीसोरिक
remedies selected for each particular case of mental and emotional disease, ब्रैकेट में करें, there are incredibly numerous varieties of them, be quite homeopathically suited for the faithfully traced picture of the morbid state, which, if there be a sufficient number of this kind of medicines known in respect of their pure effects, is ascertained by an indefatigable search for the most appropriate homeopathic remedy, all the more easily as the emotional and mental state constituting the principal symptom of such a patient is so unmistakably perceptible. Then the most striking improvement in no very long time, which could not be brought about by psyching the patient to death with the largest oft repeated doses of all other unsuitable allopathic medicines. तो भाव यही है इसका कि यदि ऐसे पेशेंट के लिए, ऐसे केसेस के लिए एंटीसोरिक रेमेडीज जो सिलेक्ट करके ले आए ईच पर्टिकुलर केस के लिए, मेंटल है और इमोशनल डिजीज के, उन मेडिसिन में जो क्वाइट होम्योपैथिकली सूटेड हो और फेथफुली ट्रेस करके पिक्चर को डिजीज की, मॉर्बिड स्टेट की ले आए, और यदि सफिशिएंट नंबर हो मेडिसिन का ऐसा जिनमें से हम, जिनके प्योर इफेक्ट को हम जान चुके हों, ये दूसरी बात अगर हो, पहली बात तो पिक्चर क्लियर कर लें, दूसरी बात ऐसी हमारे पास मेडिसिन भी हो प्रूव्ड, जो कि अथक प्रयास और जिसके लिए करना होता है ढूंढने के लिए। तो कह रहे हैं अगर ऐसी बात होती है, ऐसा सब कुछ कर लें और हम उसको दे दें पेशेंट को, उसके प्रिंसिपल सिम्टम को, ऐसे पेशेंट को प्रिंसिपल सिम्टम को पकड़ लें, तो भाई कह रहे हैं कि ये मोस्ट स्ट्राइकिंगली इम्प्रूवमेंट इन नो वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि इम्प्रूवमेंट होने में बहुत लंबा समय नहीं लगता फिर, विच कुड नॉट बी ब्रॉट अबाउट बाय शैकिंग द पेशेंट टू डेथ, जो कि कभी भी नहीं लाया जा सकता, ऐसा इंप्रूवमेंट आएगा जो कभी भी नहीं लाया जा सकता ट्रीट करते हुए पेशेंट को उन साइकिंग में, उससे लार्जेस्ट ऑफ्ट रिपीटेड डोज जो एलोपैथी की दी जाती है उनके माध्यम से जिस पेशेंट को कभी नहीं लाया जा सकता, ऐसे पेशेंट को बहुत समय नहीं लगता इंप्रूवमेंट होने में। यदि आप एक बहुत अच्छी मेडिसिन आपके पास है, होम्योपैथिक प्रूव्ड मेडिसिन, और आप सक्षम हैं उसकी पिक्चर को ट्रेस आउट करने में, तो बहुत लंबा समय नहीं लगता, जैसा कि दूसरी जगह श्योर होता नहीं है। कह रहे हैं इंडीड आई कैन कॉन्फिडेंटली असर्ट फ्रॉम ग्रेट एक्सपीरियंस that the vast superiority of the homeopathic system over all other conceivable method of treatment is nowhere displayed in a more triumphant light than in mental and emotional diseases of long standing, which originally sprang from corporeal maladies or were developed simultaneously with them. फाइनल रिमार्क कितना जबरदस्त दिया है दीपशिखा, कह रहे हैं यद्यपि मैं बड़े भरोसे के साथ, मैं कॉन्फिडेंट के साथ ये असर्ट करता हूं, ये मानता हूं, फ्रॉम ग्रेट एक्सपीरियंस, बड़े अनुभव के बाद मैं इस बात को असर्ट करता हूं कि ये जो इसकी जो होम्योपैथिक सिस्टम की है वास्ट सुपीरियरिटी है, ये औरों से जितने भी कंसीवेबल मेथड बनाए गए हैं ट्रीटमेंट के इस तरह की बीमारियों के, उनके सबसे ऊपर है ये, और सबसे ज्यादा ग्रेट विक्ट्री है इसकी अचीवमेंट के मामले में ऐसे केसेस को लेकर के, इन केसेस को लेकर के जो कॉर्पोरल मेलेडीज से निकल के आए हों, कॉर्पोरल मेलेडीज से पैदा हुए हों खास करके, या फिर उनके साथ साथ साइमल्टेनियसली डेवलप हुए हों, या तो कॉर्पोरियल होकर के सीधे मेंटल में पहुंच गए ऐसे लोगों के लिए, और या फिर कॉर्पोरियल के साथ साथ पैरेलल मेंटल भी बढ़ रहा हो, ऐसा करके जो डेवलप हो रहे हैं उनके, कह रहे हैं इससे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, मेरा अनुभव कहता है। हनीमैन साहब कह रहे हैं ग्रेट एक्सपीरियंस के बाद होम्योपैथिक सिस्टम सबके ऊपर है, सबसे ज्यादा सुपीरियर है ऐसे केसेस को इलाज करने में। और दुर्भाग्य ये है कि इसकी एक्सेप्टेंस कितनी है सोसाइटी में? जीरो। जब आते हैं जब थक जाते हैं,
जब आते हैं जब इनक्योरेबल कैटेगरी में हो जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है भाई जो इस एफोरिज्म में। तो यहीं रुकेंगे बहुत अच्छे से भाव के साथ। हमारा पूरा हो गया मेंटल एंड इमोशनल डिजीज के ट्रीटमेंट का पार्ट 210 से 230 में। बहुत अच्छा, इसको रिवाइज जब करोगे तो और मजा आएगा। तो यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते भाई, सबको धन्यवाद, सबको राम राम। राम राम बॉस, राम 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 सभी। बस, राम 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 सर। राम राम।